ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग की बात करेंगे आज। ऑटोनॉमिक जैसे कि शब्द बोल रहा है, ऑटो हर चीज अपने आप अगर हो, ऐसी टाइप की कंप्यूटिंग को हम ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग कहेंगे। देखेंगे क्या है ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग, क्या की एलिमेंट्स है ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग में। आर्किटेक्चर देखेंगे। ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग के दो पार्ट्स होते हैं, ऑटोनॉमिक मैनेजर एलिमेंट्स है। तो ऑटोनॉमिक मैनेजर देखेंगे, कोलैबोरेशन देखेंगे उनके बीच में, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग की क्या है, ग्रैंड चैलेंज क्या होता है, फिर कंक्लूड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो अपने आप में ऑपरेट करे बगैर किसी या बहुत कम ह्यूमन इंटरफेरेंस, इंसानी इंटरफेरेंस को कम से कम लेकर कोई अगर सॉफ्टवेयर सिस्टम अपने आप काम करे और कुछ रूल्स के तहत, तो उसे हम ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग की श्रेणी में डालेंगे। और अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है और कॉम्प्लेक्सिटी कम करना है यूजर के लिए, ताकि सब कुछ अपने आप चले, केपेबल ऑफ रनिंग देमसेल्व्स, और साथ में एडजस्टमेंट भी, यानी कि एक तरीके से एक ऑटोमेटिक गाड़ी चल रही है जो अपने आप चल रही है और अपने आप डायरेक्शंस भी ले रही है, अपने आप देख रही है सामने दूसरी गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमारी बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चाहिए होगी, जैसे कि कंट्रोल थ्योरी है, रैप्टिव एल्गोरिथम्स है, सॉफ्टवेयर एजेंट्स है, रोबोटिक्स है, फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारे, ये सारी की सारी चीजें जो है ये इसी श्रेणी में आती है ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग में, क्योंकि यहाँ पर ये अपने आप सेल्फ काम करती है। ये टेक्नोलॉजी जो है इसमें बाहर का इंटरवेंस कम से कम होता है और कम से कम हम चाहते हैं कि हो। ये इसका मेन बेसिक मुद्दा है ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग का। ये ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग एक विजन है, इनिशिएट किया है आईबीएम ने। आईबीएम आप जानते हैं बहुत बड़ी कंपनी है, और इसमें जो शिफ्ट, ये पैराडाइम शिफ्ट जो हो रहा है, जो सोच है उसको जो बदलना कहते हैं, उसमें जो कंप्यूटिंग है, जो टेक्नोलॉजी कंप्यूटिंग की है, उसको बदलना चाह रहे हैं या फिर उसका अपना सोच बदलना चाह रहे हैं। वो कंप्यूटिंग जो टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटिंग से ना चले, बल्कि वो टेक्नोलॉजी जो डेटा से चले, टेक्नोलॉजी डेटा से चले, ना कि कंप्यूटिंग से। देखिए, कंप्यूटिंग तो बैकग्राउंड में होगी, उसमें तो कोई मतलब दो राय नहीं है। बट नाउ द पैराडाइम शिफ्ट इज टुवर्ड्स द डेटा, एक्सेस टू डेटा फ्रॉम मल्टीपल, बहुत सारे लोग, बहुत सारी जगह, डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्सेज से वहां से एक्सेस करना डेटा को, साथ में जो आपके पास ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज स्टोरेज डिवाइसेस जो आपके पास अवेलेबल है, जो स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल है, वो तो एक चीज है, साथ में और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड और डिफरेंट जगह से आप डेटा एक्सेस कर सकें, वो अलाउ करेगा यूजर को एक्सेस द इंफॉर्मेशन व्हेन एंड वेयरएवर दे नीड इट, जब जहां चाहे वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसे हम ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग की श्रेणी में डालते हैं। अब देखिए, इसको जो भी मैं बोला उसको मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं, की एलिमेंट से आपको समझ में आ जाएगा। ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग वो होती है जो अपने आप समझ जाए, अपने आप को कॉन्फ़िगर कर ले, ऑप्टिमाइज भी कर ले, सबसे बड़ी बात ऑप्टिमाइज भी कर ले, कोई प्रॉब्लम आए तो हील भी कर ले, अपने आप को किसी बाहर के थ्रेट से प्रोटेक्ट भी कर ले और अडेप्ट कर ले सिचुएशन के हिसाब से, और अपने आप को खोल भी दे। सारा काम खुद ही कर रहे हैं तो फिर ह्यूमन इंटरवेंशन कहाँ होगा। ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो और सब चीज ऑटोमेटिक होगी। देखिए, कंप्यूटर गलती नहीं करता है कभी भी, इंसान गलती करता है। कंप्यूटर को तो या फिर सिस्टम को तो एक बार जैसे प्रोग्राम कर दिया जाए ना, वो वैसे ही प्रोग्राम करता है, अपने आप चलता रहता है। तो अगर कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस हो तो कम से कम प्रॉब्लम के चांसेस होंगे। ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर देखिएगा। पहले यहां देखिए, आप जैसे एक इंसान है, उसके बॉडी में सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है। कभी आपने ये सोचा कि मैंने खाना खाया है, अब ये खाना जो है अभी कहाँ गया होगा, ये खाना मेरे पेट में है, मेरे इंटेस्टाइन में, कहां पर, छोटे इंटेस्टाइन में, बड़े इंटेस्टाइन में, खाने के साथ क्या हो रहा होगा, ये आपने कभी सोचा है? आपको सोचने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि खाना जो है अपने आप ऑटोनॉमिक तरीके से जो जाता है और जिस जिस बॉडी के पार्ट्स में जाता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग, वो अपने आप काम हो रहा है। तो क्या है कि आप डिसाइड करिए, आपके पास रिसोर्सेज है, डिसाइड करिए आपको रिसोर्स को कंट्रोल करना है, और रिसोर्स जब जाएगा तो मेजरमेंट करना है डिसीजन के लिए। तो अब इसको समझिएगा, इसको मैं थोड़ा सा और तफसील में बताऊंगा आगे चल के, लेकिन एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं।
ऑटोनॉमिक मैनेजर दो और मैनेज्ड एलिमेंट दो पार्ट है। ऑटोनॉमिक मैनेजर इन एलिमेंट्स को मैनेज करता है। अब इसके बीच में आते हैं सेंसर्स और इफेक्टर्स। सेंसर और इफेक्टर, और ये भी मैं इसके बारे में बताऊंगा सेंसर और इफेक्टर क्या क्या करते हैं। लेकिन पहले समझिए कि ऑटोनॉमिक एलिमेंट यहां से प्लान, एग्जीक्यूट, मॉनिटर, फिर अगेन एनालाइज, प्लान, ये बार बार चलता रहता है। नॉलेज इससे नॉलेज बढ़ती रहती है। नॉलेज आप जितनी ज्यादा गेन करेंगे, मतलब जितना सिस्टम गेन करेगा उतना अच्छा ऑटोमेटिक काम कर पाएगा। तो ये इसका एक आर्किटेक्चर है। आप इन सब के बारे में एक एक करके अभी बताऊंगा आपको जब जैसे जैसे आएगा। देखिए ये जो है सेंसर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, ये काम क्या करता है। ये अलार्म, इवेंट या प्रॉब्लम एनालिसिस करता है। प्रॉब्लम एनालिसिस रिक्वेस्ट इंटरफेस, यानी कि ये सेंस करता है और आपको अलार्म देता है, अलर्ट देता है। ठीक। इफेक्टर्स क्या करता है? इफेक्टर्स क्या करेंगे कि जो पॉलिसी इंटरफेस है, ये एसएलए पॉलिसी इंटरफेस, ये जो भी इसमें आएगा उसको वो कंट्रोल लॉजिक में चेंज कर देगा। ये इफेक्टिवली कोई भी चीज जो आ रही है उसको लागू करने का काम करता है, और कोई भी चीज जो आ रही है वो कहां से आ रही है? सेंसर के थ्रू आ रही है। फिर देखिए यहां पर मैं आपको इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं। एनालाइज, जैसे अगर एनालाइज करना है तो क्या क्या हो सकते हैं इसके पीछे? एनालिसिस इंजन हो सकता है, पॉलिसी वैलिडेशन हो सकता है, पॉलिसी रेजोल्यूशन हो सकता है, रूल्स इंजन होते हैं। इसी तरीके से अगर प्लान करना है तो पॉलिसी इंटरप्रेटर प्लान करेगा, पॉलिसी ट्रांसफॉर्म इसके पीछे है, प्लान जनरेटर्स है इसके पीछे। एग्जीक्यूशन के पीछे आपका वर्कफ्लो इंजन है, सर्विस डिस्पैचर है, शेड्यूलर इंजन है, डिस्ट्रीब्यूशन इंजन है। इसी तरीके से आप देखिए मॉनिटरिंग के लिए फिल्टर्स लगे हैं, सिंपल कोरिलेटर्स है, मैट्रिक मैनेजर्स है, ये सारे के सारे टैंडम में एक साथ काम कर रहे हैं। तो यह है इंटरफेस टू रियल एंड वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज एंड कंपोनेंट्स दैट रेगुलेट कंट्रोल। ये इंटरफेसिंग है आपकी। ऑटोमेटिक मैनेजर के बारे में मैंने आपको बताया। कोलैबोरेशन देखिए, ये बिजनेस डोमेन है कस्टमर के लिए, ये बिजनेस डोमेन है वेंडर रिलेशनशिप के लिए। कस्टमर का ऑर्डर है, वेंडर रिलेशनशिप है। अब देखिए यहाँ पर आपके डेटाबेसेस है, ये सारे डेटाबेस कहीं भी हो सकते हैं, आपके पास रखे हो सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो रिसोर्स कंपोजिट रिसोर्स है सर्वर्स का, ये सर्वर है, डेटाबेस है। अब देखिए ये जो एक पॉलीगन बन रहा है, ये इसको अपने अंदर निहित कर रहा है। ये जो पॉलीगन बन रहा है वो यहाँ पर ले रहा है। तो देखिए कौन कौन से कहाँ कहाँ क्या मारे, उसका एक कोलैबोरेशन बता रहा हूँ मैं। एक कोलैबोरेशन बताने की कोशिश की है, किस तरीके से एक रिक्वेस्ट आएगी, किस तरीके से वो पूरी होगी, और कहाँ कहाँ आपके डेटाबेस सर्वर्स यूज होंगे। अब ये खैर इसके पीछे जैसे मैंने बताया मैनेजर एलिमेंट्स है, और इसके पीछे बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल कम से कम रखूँ। तो अब दो चीज आ गई, एक तो मैनेजर और एक एलिमेंट्स। अब ये मैनेज एलिमेंट क्या करते हैं? ये मैनेज एलिमेंट ये बेसिकली एक इज अ कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट। ये इनकी कंट्रोलिंग कौन कर रहा है? मैनेजर कर रहा है। आप मान लीजिए एक तरीके से मैनेज एलिमेंट क्या है? मैनेज्ड एलिमेंट है ऑर्डिनरी नॉन ऑटोमेटिक सिस्टम जो है, जो नॉन ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, नॉन ऑटोमिक सिस्टम होते, वो जो वहां पर जो एलिमेंट आप कंसिडर कर रहे हैं वही है। लेकिन इसको तो अडेप्ट किया जा सकता है थ्रू मैनेजर, मॉनिटर और कंट्रोल के लिए। लेकिन आप ये समझ लीजिए आपके पास जो चीज है वो बिल्कुल वैसी ही है जो आपके नॉर्मल नॉन ऑटोमिक सिस्टम में होंगे। अब सेंसर और इफेक्टर के बारे में एक और कहना चाहूंगा। ये सेंसर एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, कहाँ किस चीज के लिए? टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट एंड स्टेट ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट। इस एलिमेंट का स्टेट और उसके स्टेट ट्रांजिशन का इंफॉर्मेशन सेंसर कलेक्ट करता है। और इफेक्टर क्या करता है कि ये जो चेंज हुए हैं, द इफेक्टर्स आर मैकेनिज्म दैट चेंज द स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। इफेक्टर्स इसको चेंज करेंगे। बेसिकली काम तो ये है कि जो भी चीज आ रही है उसको इफेक्ट में लागू करना इफेक्टर का काम है, और सेंसर का सेंस करना काम है। तो ये ट्रांजिशन जो हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना काम सेंसर का है, और वो जो स्टेट को चेंज करने का काम है इफेक्टर का है। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें जो आपके ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग में होती है, होनी चाहिए। ऑटोमेसिटी है, एडेप्टिव है, ये अवेयर है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसपेरेंट है, ओपन सोर्स है, आपको अवेलेबल रहेगा ये, और इवॉल्वेबिलिटी होगी इसमें, इजी टू ट्रेन और इजी टू लर्न। ये सारी चीजें इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। और ग्रैंड चैलेंज की बात करें, ग्रैंड चैलेंज मतलब बहुत बड़ा चैलेंज। ये इसकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, जितना ये डिफिकल्ट है, और इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ सोल्यूशन, जो इसका सोल्यूशन है, उन दोनों पर डिपेंड करता है। तो टेक्निकल और सोसाइटल पॉइंट दोनों तरफ से
क्योंकि जो इंटरेस्ट है, फोकस ऑफ इंटरेस्ट है हमारा साइंटिफिक कम्युनिटी का, वो इस ग्रैंड चैलेंज पे है। तो जो डिफिकल्टी है डेवलप करने में, इम्प्लीमेंट करने में ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग को, वो ऑलरेडी कंस्टिट्यूट करेगी ये ग्रैंड चैलेंज में। तो कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि क्या इस ग्रैंड चैलेंज को ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग द्वारा मीट किया जा सकता है, बगैर किसी जादू के या किसी फुली सॉल्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉब्लम के तहत। अगर ऐसा होता है तो जरूर ये ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग आज के समय में और आगे के समय में बहुत यूजफुल होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम और पेशेंस जरूर लगेगा। इससे पहले कि हम और चैलेंजिंग प्रॉब्लम जिसमें थोड़ा सा लेस ऑटोमाइज या ऑटोमेटिक वर्जन ऑटोनॉमिक सिस्टम का तैयार करें, वो हमारे लिए बहुत एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। इससे फिर क्या होगा कि आगे इस टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा मिलेगा और इम्प्रूव करेगी और ज़्यादा ट्रस्ट लोग इस पे कर पाएंगे, ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो पाएगा। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग क्या है। जिनको ये अच्छा लगा वो आगे और परस्यू कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।